नमस्कार। आज एक बेहद दिलचस्प और गुप्त राजनीतिक दस्तावेज की परतें खोली जा रही हैं। बात हो रही है सोन बरसा डोजियर और एक ऐसे ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट की जिसे ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बिहार के सोन बरसा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई एक अत्यंत सूक्ष्म और डेटा संचालित राजनीतिक रणनीति है। यहां किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये देखा जा रहा है कि आज के दौर में आधुनिक चुनाव लड़ने की मशीनरी पर्दे के पीछे से कैसे काम करती है। तो इस पूरी रणनीति को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझा जाएगा। राजनीतिक परिदृश्य से लेकर 2025 के परिणामों का विश्लेषण, मतदाता शिकायतें, उम्मीदवार का आकलन, 4 चरणीय रणनीति और अंत में डिजिटल युद्ध क्षेत्र तक। शुरुआत राजनीतिक परिदृश्य यानी सोन बरसा की जमीनी हकीकत से करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर हाल ही में 68.35% का अभूतपूर्व मतदान देखा गया। ये भारी मतदान जमीन पर मची एक बड़ी राजनीतिक हलचल का स्पष्ट संकेत है। अब जरा इस विशिष्ट संख्या पर गौर किया जाए। 13,454 वोट। लाखों मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में 2025 में सत्ताधारी और विपक्षी उम्मीदवार के बीच जीत हार का अंतर केवल 6.52% यानी महज 13,454 वोटों का रह गया। रणनीतिकारों के नजरिए से ये कोई पहाड़ जैसा अंतर नहीं है, बल्कि एक ऐसा फासला है जिसे एक ठोस रणनीति से आसानी से पाटा जा सकता है। और ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। पिछले 3 चुनाव चक्रों में निवर्तमान विधायक का सुरक्षा कवच बहुत तेजी से सिकुड़ा है। 2015 में जीत का अंतर जो 30.60% था, वो 2020 में गिरकर 8.10% और 2025 में मात्र 6.52% रह गया। यानी एक सुरक्षित मानी जाने वाली सीट अब पूरी तरह से एक स्विंग सीट में बदल चुकी है। लेकिन 2025 में ऐसा परिणाम आया क्यों? चलिए इसका थोड़ा चीरहरण करते हैं। चुनाव केवल चेहरों से नहीं जीते जाते, इसके पीछे गहरे संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल कारक होते हैं। मतदान विभाजन या वोट शेयर को समझें। सत्ताधारी दल को 47.39% वोट मिले और मुख्य विपक्ष को लगभग 41%। लेकिन विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ी गणितीय बाधा आई, वो थी तीसरी पार्टियों की भूमिका। छोटे दलों ने मिलकर 5.17% वोट हासिल किए। डोजियर स्पष्ट रूप से बताता है कि इन्हीं वोटों के बिखराव ने मुख्य विपक्ष के हाथों से उसकी संभावित जीत छीन ली। इस रिपोर्ट का स्वॉट विश्लेषण बहुत ही सटीक है। विपक्ष का अपना एक मजबूत वोट बैंक है, लेकिन वो अपने दम पर चुनाव जिताने के लिए गणितीय रूप से काफी नहीं है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के पास कैबिनेट मंत्री होने का भारी संसाधन है, जो स्थानीय क्षमताओं पर भारी पड़ता है। लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अवसर प्रशासनिक विफलताओं में छिपा है। और हां, यहां एक बात याद रखना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सिर्फ डेटा का खेल नहीं है। ये भारत के संवैधानिक मूल्यों, नागरिकों की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बिना कोई भी जीत असल में जीत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं मतदाता की शिकायतों की ओर। डेटा के ये ठंडे आंकड़े असल में जमीन पर मौजूद गहरे मानवीय संकटों की कहानी कहते हैं। रणनीतिकारों ने इन अति स्थानीय और गंभीर मुद्दों की पहचान की है। कुपोषण के कारण गहराता स्वास्थ्य संकट, हर साल कोसी नदी की बाढ़ से होने वाली भारी तबाही, स्थानीय उद्योगों की कमी से होने वाला बड़े पैमाने पर पलायन और कृषि की पूर्ण बर्बादी। डोजियर इन मानवीय त्रासदियों को सत्ताधारी खेमे में दरार पैदा करने वाले अहम मुद्दों के रूप में देखता है। ये आंकड़ा वाकई झकझोर देने वाला है। 62.1%। सर्वेक्षण के अनुसार ये उन बाढ़ प्रभावित परिवारों का प्रतिशत है जिन्हें कोई सरकारी राहत नहीं मिली। रणनीति दस्तावेज ये सलाह देता है कि कोसी बाढ़ की इस भयानक त्रासदी को प्रशासन के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। सहरसा के स्वास्थ्य तंत्र का पतन भी बिल्कुल स्पष्ट है। 48% बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाना और 69% में अनीमिया, ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है। रणनीति के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य के इन भयावह मीट्रिक्स को प्रशासन की एक स्पष्ट और कार्रवाई योग्य विफलता के रूप में फ्रेम किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उम्मीदवारों की। रणनीतिकार इन 2 प्रमुख चेहरों का मूल्यांकन किस तरह करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है।
एक तरफ सत्ताधारी उम्मीदवार हैं, 4 बार के विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री, जिनकी घोषित संपत्ति 3.57 करोड़ रुपए है और जिनके पास विशाल संस्थागत शक्ति है। दूसरी तरफ विपक्षी उम्मीदवार हैं, जिनकी संपत्ति महज 97.25 लाख रुपए है, जो 45 वर्षीय स्नातक पेशेवर और जमीनी स्तर की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह मुकाबला पूरी तरह से भारी संसाधनों बनाम जमीनी सहानुभूति का है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, भारी भरकम संसाधनों के बावजूद एक अभियान किसी सुरक्षित किले को कैसे भेज सकता है? यहीं से ये दस्तावेज जनसांख्यिकी विश्लेषण से आगे बढ़कर एक बेहद आक्रामक टैक्टिकल ब्लूप्रिंट की ओर मुड़ता है। और वो ब्लूप्रिंट है ये 4 चरणीय विनबैक रणनीति। उन 13,454 वोटों की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहद सख्त टाइमलाइन बनाई गई है। चुनाव से 730 दिन पहले ही जिला समितियों को ठीक करने का काम शुरू होता है। 365 दिन पहले नैरेटिव सेट किया जाता है। 180 दिन पहले जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जाता है और अंतिम 90 दिनों में फाइनल स्प्रिंट यानी बूथ स्तर पर वोटरों को निकालने का रैपिड फायर ऑपरेशन चलता है। इस पूरी रणनीति का मूल मंत्र इस एक विचार में छिपा है, एक पारंपरिक चुनाव अभियान को 1 साल भर चलने वाली राजनीतिक मशीन में बदलना। पार्टी को चुनाव के समय जागने वाली मशीन से हटाकर एक निरंतर डेटा संचालित और कल्याण की निगरानी करने वाले संगठन में तब्दील होना ही पड़ेगा। और इस सब को जमीन पर उतारने के लिए इस्तेमाल होता है अंतिम हथियार, डिजिटल युद्ध क्षेत्र। बिहार के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल की पैठ 93% तक पहुंच चुकी है। इसी का फायदा उठाते हुए अतिस्थानीय व्हाट्सएप बॉट्स, स्वास्थ्य संकट का पर्दाफाश, स्थानीय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी और 24 घंटे चलने वाला एक फुल स्केल डिजिटल वॉर रूम स्थापित करने जैसी आक्रामक रणनीतियां बनाई जाती हैं। यहां भाषा को भी एक अचूक रणनीतिक तीर बनाया गया है। इस क्षेत्र में 68.9% लोग मैथिली बोलते हैं। इसीलिए रणनीति ये अनिवार्य करती है कि 100% डिजिटल वीडियो सामग्री सिर्फ ठेठ मैथिली में ही बने। ये लोगों के साथ जज्बाती जुड़ाव को चरम तक ले जाने का बहुत ही सटीक तरीका है। अब इस दस्तावेज के पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट का नाम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र या कोड नेम नारद है। ये दरअसल एक बेहद उन्नत इंटेलिजेंस आउटपुट इंजन है, जिसका काम है 8 से 12 मिनट की बिल्कुल सटीक इंसानी लहजे वाली डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव तैयार करना, और वो भी अपनी पर्दे के पीछे की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से छिपाते हुए। इस ब्रह्मास्त्र प्रोटोकॉल के नियम बेहद सख्त हैं। तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल सख्त मना है। ये भारत के संवैधानिक मूल्यों और डीपीडीपी यानी डेटा गोपनीयता ढांचों का पूरा सम्मान करते हुए एक अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार की तरह काम करता है। ये विशुद्ध डेटा इंजीनियरिंग को एक सोची समझी सांस्कृतिक कहानी में पिरो देता है। कुल मिलाकर ये उल्लेखनीय खुफिया रिपोर्ट दिखाती है कि आधुनिक चुनाव अभियानों का विज्ञान कितना नैदानिक और सटीक हो चुका है। चुनाव अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है, ये अब गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग बन चुके हैं। तो ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त होता है। जब मानवीय संवेदनाओं को एक तय समय सीमा पर गढ़ा जाने लगे और स्थानीय त्रासदियां राजनीतिक संपत्ति बन जाएं, तो आधुनिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का असली स्वरूप क्या रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.